अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। जैसे पहली बार ये नाम सुना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ या वो मुझे। हम दोनों बेजोड़ हैं, ये हकीकत है। ये हकीकत है कि मैं एक अपाहिज इंसान हूँ मामा। वलीद, ऐसा मत बोलो, मुझे तकलीफ़ होती है। नक्श ने खुद से कहा। उसका दिल कट रहा था। जी चाह रहा था आगे बढ़कर उसकी सारी तकलीफ़ें अपने दामन में समेट ले और अपने हिस्से की खुशियाँ उसे दे डाले। सच बताएं मामा, मैं नक्श के साथ खड़ा कैसा लगूंगा? ओह, मैं तो भूल गया। मैं खड़ा कहाँ हो सकता हूँ? रोते रोते ज़ोहरा हाशिम की हिचकी बन गई। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता वलीद? वो उससे बोली। जवाब में वो चुप रहा था। वलीद के अल्फाज ने नक्श का दिल काट कर रख दिया था। आंसू मोतियों की सूरत में आंखों से बह रहे थे और टांगों से जान निकली जा रही थी। वो खुद के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकता था? सोच भी कैसे सकता था कि वलीद हाशिम नक्श हयात के लिए बोझ होगा? जिंदगी की दौड़ में रुकावट तो उसके लिए जिंदगी की शर्त थी। एक आम सी लड़की थी, लंबाई चौड़ाई एंकल सब चीज़ों का हिसाब रखने वाली। उसे मोहब्बत के सबक कहाँ आए थे? पहली मोहब्बत करनी नहीं आई थी, फिर दिखानी नहीं आई थी। उसे तो ये तक मालूम ना हो सका कि उसके दिल में जो एहसास थे वो प्यार था, मोहब्बत या इश्क। उसे बस इतना मालूम था कि उसे वलीद की तकलीफ़ से तकलीफ़ होती थी और वलीद के आराम से आराम। बेदर्दी से नक्श ने गाल और आंखें रगड़ी और वापसी की तरफ बढ़ गई। अब अगर वो नक्श को अपना साथ ही नहीं देना चाहता था तो उसके लिए ज़िंदगी सस्ती, हर चीज़ बेकार थी। दुख था तो इस बात का कि वलीद ने उसे एक बार तो पूछा होता कि वो क्या चाहती है। सारे फैसले अकेले लिए। अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। मौजज़े दिल टूटने की वजह भी बनते हैं क्या? नक्श हयात समंदर में हलचल मचाए पानी की तरह है और मैं, वलीद हाशिम, साहिल पर पड़े रेत जिसकी कोई मंजिल नहीं, भटकना जिसका मुकद्दर है। ये हादसा ना हुआ होता तो मैं नक्श को अपना लेता। अब मैं इस खुश्क साहिलों की हवा सी लड़की को उस बेजान पत्थर से वजूद का साथ कैसे दे दूं? यूईटी में पढ़ना मेरा नहीं मामा का ख्वाब था। और फिर जब मेरे बचपन के दोस्त, मामा के भतीजे और जासूस ने उधर एडमिशन लेने का फ़ैसला किया तो मैंने भी यूके जाकर पढ़ने के बजाय इधर पढ़ना पसंद किया। डैड को इस पर कोई एतराज़ ना था। वो इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल थे। ये वो टाइम था जब सायों में भी सुकून के बजाय गर्मी ही लगती थी। ओरिएंटेशन अटेंड करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कज़न के साथ आकर यूनिवर्सिटी मैं पहले भी देख चुका था, लेकिन डेबी की वजह से मुझे आना पड़ा था। ओरिएंटेशन से पहले घूमते घूमते हम कैफ़ेटेरिया वाली साइड पर आ गए थे। यहाँ लड़के और लड़कियों का खूब रश था। मकसद खाने पीने से ज़्यादा सिर्फ वक्त गुजारना था। मैंने उसे ज़ोर का मुक्का मारा था। वो मुझे जवाबी मुक्का मारने लगा था जब मैं बचाव के लिए पीछे हट गया और पीछे खड़ी एक लड़की से टकरा गया। व्हाट द हेल! गुस्से की आवाज़ से कहे जाने वाले ये 3 अल्फाज नक्श हयात से मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। सफ़ेद और सुरमई रंग के कपड़े पहने, 5 फीट 4 इंच के लगभग कद की वो भूरे काले बालों और सफ़ेद गुलाबी रंगत वाली लड़की मुड़कर मेरी तरफ सख्त गुस्से की हालत में देखने लगी थी, जैसे अभी उसकी निगाहों से कोई खंजर निकलकर मेरे जिस्म में घुसकर मेरी खता की सज़ा देगा। और मैं जो मुस्कुरा कर उसे एकटक देखे जा रहा था, उसके कपड़ों पर ड्रिंक के छींटे देखकर तो मेरी हंसी निकल गई। अगर वो मुझसे किसी एक्सक्यूज़ की उम्मीद कर रही थी तो उसे मुकम्मल मायूसी हुई होगी। उन दिनों में इस टाइप का लड़का था ही नहीं जो किसी को सॉरी बोले। मुझे हंसता देखकर उसे यकीनन गुस्सा आया था, जो कि उसकी लाल रंगत से साफ पता चल रहा था। मुझे तब किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं ऐसा ही था, लापरवाह सा, बेहद कॉन्फिडेंट, किसी हद तक मगरूर और नक्श हयात की ज़बान में बदतमीज़, लोफर और बिगड़ा हुआ।
उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि डेबी सूरत हाल में टांग अड़ाते हुए सॉरी बोला और नई ड्रिंक की ऑफ़र की, जिसे उसने बेदर्दी से रद्द कर दिया और टक टक करती चली गई बिल्डिंग के अंदर। उसके जाने के बाद मुझे हल्का सा अफसोस हुआ, मगर थोड़ी देर बाद मैं ये वाक़या भूल गया। ओरिएंटेशन के दौरान उसे देखकर और ये जानकर कि वो भी मेरी तरह न्यू है, बहुत अच्छा लगा था। और आने वाले दिनों में ये जानकर कि उसकी फ़ील्ड मुझसे अलग है, काफ़ी अफ़सोस हुआ था। पहले सेमेस्टर के इंग्लिश की क्लास मेरी पसंदीदा क्लास थी। हमारे प्रोफ़ेसर साहब दिलचस्प इंसान थे, इसलिए क्लास का माहौल भी अक्सर कम ही सीरियस रहता। रोमान पर बातें करना, हर बात को शायरी के अंदाज़ में करना उन्हें बहुत पसंद था। नक्श हयात से मुझे हमेशा इस तरह की वाइब्स आती थी जैसे वो मुझे सख्त नापसंद करती है और मुझे नापसंद करने वाली वो इस यूनिवर्सिटी में अकेली ही लड़की थी। कभी-कभी मुझे गुस्सा भी आता था कि मगर पहले रोज़ मैंने उसकी ड्रिंक गिरा दी थी, तो इसका ये मतलब नहीं था कि मेरे खिलाफ दुश्मनी ही पाल ले। लेकिन मैं ये भी जानता था कि दुश्मनी की वजह ड्रिंक गिराना नहीं, बल्कि सॉरी ना कहना, उल्टा उस पर हँसना था। और जैसे कि मैं बता दूँ कि मैं बहुत घमंडी था, नक्श के मुताबिक, तो हमेशा वो दिन याद करके मेरा ख़राब मूड भी अच्छा हो जाता। पहले मुझे उसके टैलेंट से मोहब्बत हुई, खूबसूरती से, लापरवाह अंदाज से या मुझे नापसंद करने से मालूम नहीं। जहाँ तक मुझे मालूम है, इन चीज़ों को सराहा जाता है। ये अट्रैक्शन की वजह हो सकती है, मगर मोहब्बत एक अलग चीज़ है। ये तो काले चेहरे और कमतर से भी हो जाती है। उन दिनों प्रोफ़ेसर साहब ने हमें 2-4 लाइन लिख कर लाने को कहा था। टॉपिक रोमांस के अलावा और क्या हो सकता था? प्रोफ़ेसर साहब ने कहा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी से इम्प्रेस हों या कोई ख़ास हमारी ज़िंदगी में है, तो उसको ज़हन में रखते हुए लिखने आसानी होगी। ये बात सबके दिल को लगी थी, क्योंकि मोहब्बत ना सही, हम किसी न किसी से इम्प्रेस ज़रूर होते हैं। 2 हफ़्ते गुज़रे और फ़िक्स डे सारे स्टूडेंट्स पूरी तैयारी के साथ क्लास में मौजूद थे। बारी-बारी कागज़ पर लिखे अपने ख़यालात और अल्फ़ाज़ लेकर स्टेज पर डाइस पर जाते, सबके कानों में उंडेलते और वापस अपनी सीट पर चले जाते। कई स्टूडेंट्स की बारी ख़त्म होने पर प्रोफ़ेसर साहब की आँखों के ढेले बाहर आने को लगते। कुछ को बोलते सुनकर क्लास में दबी-दबी हँसी निकलने लगती। कुल मिलाकर सबने अच्छा ही लिखा था और मज़ा आ रहा था। फिर स्टेज पर डेबी आया। उसके अल्फाज अच्छे थे। कमबख़्त ने लगता है पूरे 2 हफ़्ते उसी पर मेहनत की थी। डेबी के बाद नक्श की बारी थी और मैं अनजाने तौर पर उसी का इंतज़ार में था। लिखते हुए उसने किसको ज़हन में रखा होगा, ये सबसे बड़ा राज़ था। क्या भूले से भी वो शख़्स मैं हो सकता हूँ? दिल की सोच पर दिमाग हँस दिया। पिक मी अप, डस्ट मी डाउन। उसकी आवाज़ धीरे से ऊंचाई की तरफ रवाना हुई थी। टेक मी अवे फ्रॉम द सिटी। और यूं लगने लगा कि उसकी आवाज़ हवा पर सफ़र करने लगी हो। आई वंडर हायर, होपिंग टू बी फाउंड। टेक मी हैंड, हेल्प मी सी। उसके अल्फाज का जादुई असर मैं खुद में महसूस कर रहा था। बाहर तीसरा पहर ढल रहा था। खिड़की के ब्लाइंडर्स हटे हुए थे। सूरज की सुनहरी किरणें स्टेज पर वहाँ पड़ रही थी जहाँ वो खड़ी थी। पीली ड्रेस पहने वो कोई जलपरी लग रही थी जो सुनहरे पानियों से निकल कर इधर आ खड़ी हुई हो। लीड मी फर्स्ट टू हायर ग्राउंड, देन फील फ्री टू अबेंडन मी। ये मेरा ख्याल था कि हकीकत की आखिरी 2 लाइन उसने मुझे देखते हुए पढ़ा था। क्लास में खूब तालियां बजी थी और बजाने वालों में मेरे सिवा सभी शामिल थे। नहीं, मैं जेलस नहीं था, मैं उसके अल्फाज के जादू में था। और तब मेरी बारी आई थी और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि उसका लफ्ज़ मैंने सिर्फ उसे सोचते हुए लिखा था। यू सिट एट द सेंटर ऑफ द बेड एंड यूनिवर्स combing straight into your hair, lipstick smudge on your chin, shivers ripped on your skin, body swaying in cursive, arm raised in worship. नज़्म के ख़त्म होने तक उसका चेहरा दहक गया था
लफ्ज़ों के ज़रिए से मैं जो मैसेज पहुंचाना चाहता था, उनमें मैं मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुआ था। स्नगलतूत कहकर मैं उसे जानबूझकर छेड़ता था। इस तरह वो मुझे नापसंद करती, मुझ पर गुस्सा करती, मगर मुझे अपने दिमाग से निकाल तो ना पाती और मैं उसके दिमाग में होना चाहता था। वो मुझे पसंद करती है, इसका यकीन मुझे डाकू डे पर हुआ था। काला रंग उस रोज़ सभी ने पहना था, मगर वो सब नक्श हयात से खूबसूरत ना लग रहे थे और मैं हैरान था कि काले रंग ने उसे खूबसूरती दी है या उसने काले रंग को। मुझे देखकर उसकी आँखों में जो चमक उतरी और गालों पर लाली, उसे देखकर मैं हैरान रह गया। जब वो मेरे पास होती, तितलियाँ नाचती महसूस होती। मैं उस आवारा की तरह था, जो चिथड़ों में बदले कपड़ों की धज्जियाँ खुद पर लिपटे हवा के उल्टे तरफ में वीरान रास्तों पर सफ़र कर रहा होता था। मेरी मंजिल का निशाना मेरा सितारा और मेरी मंजिल असल में नक्श हयात थी। तब डेवी ने कहा था कि मुझे मोहब्बत हो गई है और मैं इसका इकरार कर लूँ। इश्क नौकर तलाश करता है और हम तो रईसज़ादे हैं, ये मेरा जवाब था। डेवी के सामने मैं यही कहता कि ये एक वक्ती झुकाव है, लेकिन मैं गलती पर था। विलेज डे पर मैं प्रपोज़ करने ही गया था। मरून रंग के कपड़े पहने, सेम कलर की लिपस्टिक लगाए और कलाइयों में कांच की चूड़ियाँ पहने वो शहजादियों की तरह कॉरिडोर में चलती हुई आ रही थी। मैं उसे देख रहा था। मेरे पुकारने पर उसके कदम रुके थे। मुझे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने सख्त हो गए थे कि मैं जो कहने आया था कह ना सका। मैं वलीद हाशिम, बेहद साफ और मुंहफट इंसान, उससे कह ना सका कि मुझे उससे मोहब्बत है। मेरी दोस्ती की ऑफ़र उसे क्या, मुझे खुद मजाक लगी थी, मगर वो अल्फाज अचानक मेरे मुंह से निकले थे। मगर जवाब में उसने मुझे जो कुछ कहा था वो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। पहली बार उसका मुझको बुरा भला कहना मुझे बेहद तकलीफ़ दे गया था। बहुत मायूसी हुई और गुस्सा भी आया। भाड़ में जाए नक्श। मैंने ज़ख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की, मगर ज़रा भी फ़ायदा ना हुआ। जब बीमार ठीक ही नहीं होना चाहे तो दवा भी असर नहीं किया करती। 100 बार कहा मैंने इनकार है उल्फत से, हर बार सदा आई तो दिल से नहीं कहता। शाइना से मंगनी नक्श से दूर होने का बहाना थी, दिल से निकालने का एक रास्ता, जो कि बंद रास्ता साबित हुआ था। वो मुझे बार बार याद आ जाती। दिल को जितना कोसता झिड़कता वो उतना ही उभरता। वो पास आउट हो गई तो यूनिवर्सिटी में मेरा दिल लगना भी ख़त्म हो गया। वो पहले सी मौज मस्तियाँ, हर किसी को छेड़ना भी ख़त्म हो गया। मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो डैड ने मुझे बिज़नेस ज्वाइन करने को कहा, मगर मैं हमेशा का लापरवाह, इसलिए हर बात अनसुनी कर दी। एक रोज़ हम सब डेबी के घर में जमा हुए थे और उसकी ढेरों जमा की तस्वीरें देख रहे थे। यूनिवर्सिटी के दिनों में जिस तरह मेरे पास हमेशा गिटार हुआ करता था, डेबी के पास कैमरा होता था। उसे हर लम्हे हर मौके पर तस्वीरें बनाने का शौक़ था। अगर कोई उसे अपनी तस्वीरें लेने से मना करता तो वो उसकी बेखबरी में ले लिया करता था फ़ोटो। फिर उस सारी तस्वीरों को लैपटॉप में सेव करने के बजाय डेवलप करवा लेता था। एक तस्वीर को देखकर मैं चौंक गया था। ये नक्श हयात की तस्वीर थी जो बेखबरी में ली गई थी। गुलाबी ड्रेस पहने खुले बालों के साथ वो हंस रही थी। मुझे ठिठकते हुए सिर्फ डेबी ने महसूस किया था, बाकी सब तस्वीरें देखने में बिजी थे। नज़रें तो मैंने हटा ली थी, मगर खालीपन का एहसास ना गया, जैसे कुछ कीमती खो गया हो। वापसी के सफ़र में शनाया लगातार बोलती रही और मुझे उसका बोलना सख्त बुरा लग रहा था। रात यूं ही करवटें बदलते बदलते 2:30 बजे के करीब मैंने डेबी को फ़ोन किया था। शहरोज़, मुझे वो तस्वीरें चाहिए। मुझे पता था वो जानता था कि कौन सी तस्वीर। ये कहने के लिए तुम सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकते थे? नींद में उसकी झुंझलाई आवाज़ मेरे कानों से टकराई। नहीं, ये मेरा जवाब था। और फिर एक रोज़ वो हादसा हो गया जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। जो ड्राइविंग कर रहा था उसकी हादसे में मौत हो गई और मैं अपाहिज।
जब उस सफ़ेद दीवारों, सफ़ेद फर्नीचर और सैटेलाइट्स कमरे में मेरे आँख खुली, तो मेरा जिस्म ज़ख्मों से चूर था। हाथों, कंधों, बाजुओं और सीने पर पट्टियाँ बंधी हुई थीं। सबसे पहले मेरी नज़र मम्मी पर पड़ी थी, जिनकी आँखों में चमकते काँचों के दरारें पड़े हुए थे। डैड मुझे होश में आता देखकर मुस्कुराए थे, मगर उनके एक्सप्रेशन पुरसुकून की जगह तूफ़ान था। कोई अनहोनी हो चुकी थी।